हे बच्चे लोगों, कैसे हो आप लोग सब। तो तैयारी बहुत जबरदस्त वाली इस वक्त के अंदर चल रही होगी भाई। और कॉर्पोरेट लॉ का पोर्शन मैक्सिमम वाला जो है वो आप लोग बिल्कुल कंप्लीट अब तक कर चुके होंगे, है ना। तो चलो फटाफट से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और कॉर्पोरेट लॉ में मींस कंपनीज एक्ट के सेक्शंस अपने 148 तक तो आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हम आगे के पोर्शन के ऊपर बात शुरू कर देते हैं, यानी कि कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया। चलिए जी, तो बढ़िया चैप्टर है, फटाफट से इसका रिवीजन हम लोग लगाएंगे, एकदम फास्ट टारगेट लेंगे। टारगेट ये है कि यार इस वाले सेशन में हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया और साथ में एलएलपी वाला जो पोर्शन है उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर हम लोग अभी बात करके उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। चलिए, तो बच्चे लोगों सबसे पहले अगर यार डेफिनेशन के ऊपर बात की जाए, जो बहुत कॉमन कंसेप्ट है, आप सब लोगों को ध्यान में है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर जिसका इनकॉर्पोरेशन है लेकिन जिसका बिजनेस प्लेस जो है वो इंडिया में है, ठीक है। अब ये बिजनेस प्लेस जो इंडिया में है वो एजेंट्स के थ्रू है, फिजिकली है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, कुछ भी चलेगा, या कोई भी तरीके से अगर ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करते हैं, किसी भी मैनर के अंदर करें, अगर इंडिया में इनका बिजनेस एक्टिविटी है तो हम उस कंपनी को बोलने वाले हैं फॉरेन कंपनी। बराबर, बहुत सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड जो वर्ड अपना आता है उससे मतलब क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक मोड कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड, वेदर मेन सर्वर जो है वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, मींस जो जो बेसिक बातें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में शामिल हो सकती हैं वो यही है। आइदर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस टू कंज्यूमर, बराबर कहते हैं ना, B2B B2C, बराबर से अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है या डेटा इंटरचेंज है या डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर हमारा कवर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर इंडिया में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनवाइटिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हो रहा है तो वो भी यही माना जाएगा कि हाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आप यहां पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल सेटलमेंट्स अगर यहां पे हो रहे हैं, वेब बेस्ड मार्केटिंग अगर हो रही है, एडवाइजरी या ट्रांजैक्शनल सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है, डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब चीजें अगर हो रही है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर करने वाले ये अपन लोग ध्यान में रखेंगे। बराबर, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। देन उसके बाद में यहां पे है ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्यूटिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, बराबर। तो ये सारी भी इसमें कवर रहेंगी। ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज अगर है तो वो सब भी अपने को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में इंक्लूड मानना है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बराबर, बहुत क्लियर हो गया। चलिए जी, अब वो लिख रहे हैं, ये आप किसी भी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, बच्चे लोगों को समझिएगा। आइदर मेल के थ्रू हो रहा है या मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, आइदर सोशल मीडिया के थ्रू या क्लाउड कंपाउंडिंग या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज किसी भी तरीके से अगर ये सर्विसेज, जैसे अपन टेलीमार्केटिंग वगैरह जानते हैं तो आइदर मेल के थ्रू भी होता है, क्लाउड कंपाउंडिंग में भी होता है, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस कुछ भी अगर है तो ये सब इसके अंदर कवर माना जाएगा, जो अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो उसके अंदर अपना अगला पॉइंट आता है कि यार कौन कौन से प्रोविजंस जो फॉरेन कंपनीज वाले हैं वो इन पर लगने वाले हैं, जो हम लोग बात करेंगे। तो समझिएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू फॉरेन कंपनीज, ठीक है, यानी कौन से वो प्रोविजन है, किन कंडीशंस में ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाले हैं उसको समझिएगा। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट अपने को बहुत बढ़िया दे रखा है जिसमें यह है, एक तो लिमिट, मतलब मिनिमम 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट है, उसका कम से कम 50, देखो मोर देन 50 नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी की बात नहीं हो रही है, एटलीस्ट 50% पार्ट जो है वो किसने ले रखा है? वो यहां पे ले रखा है वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया में। अच्छा, पहले बात कर लेता हूं सर, आप कह रहे हो कि 50% शेयर, कौन से शेयर की बात हो रही है? आइदर इक्विटी लिया है, प्रेफरेंस लिया है, पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस लिया है, कुछ भी लिया है। ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है उसके कैपिटल का एटलीस्ट 50% पार्ट जो है पेड अप शेयर कैपिटल का, बराबर, वो आइदर वन और मोर सिटीजन इन इंडिया ने ले रखा है,
बराबर। वन और मोर जो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उन्होंने ले रखा है, या इन लोगों ने कॉम्बिनेशन में ले रखा है, मतलब वन और मोर सिटीजन ने कुछ ले लिया, कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स ने यहां के ले लिया, ठीक है। वेदर सिंगली और एग्रीगेट किसी भी तरीके से आइदर इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनीज अगर एटलीस्ट 50% भी ऐसी कंपनीज का ले लेती हैं जो है इनकॉर्पोरेट बाहर लेकिन 50% इनके पास में है, तो उन पे भी हमारे ये फॉरेन कंपनीज वाले जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़ करके जाने वाले हैं। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि यार जब फॉरेन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि हमारे प्रोविजन उन पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को साथ में अटैच करने पड़ेंगे। तो एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बराबर से डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। अब क्या क्या चीजें अपने को देनी पड़ेगी वो यहां से आप मेरे साथ में देखने वाले हैं। बहुत सिंपल से हमारा कंसेप्ट है बराबर से। सबसे पहले हमारे पास में आया सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर इंस्टीट्यूट और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। बहुत सिंपल हो गया बच्चे लोगों। तो 30 दिन के अंदर जैसे आप बिजनेस प्लेस इंडिया में एस्टैब्लिश करते हैं उसके 30 डेज में आप क्या क्या देने वाले हो। सबसे पहले हो गया वहां का जो उनका मेमोरेंडम होगा, चार्टर मींस लाइक मेमोरेंडम की तरह से हो गया, उसका कॉपी अपने को देना पड़ेगा बराबर से। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, आर्टिकल्स का कॉपी हो गया बराबर से। सिंपली अपन ध्यान में रखेंगे फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो फुल एड्रेस है वो अपने को साथ में अटैच करना है, ठीक है, मतलब पूरा देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उसके अलावा नेम एंड एड्रेस है, नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया authorized to accept on behalf of the company any notices or other document required to be served on the company। आप लोग जानते हो कि इंडिया में एक ऐसे पर्सन का नाम अपने को देना पड़ेगा जो इन कंपनीज के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए ऑथोराइज्ड है बराबर। हर जगह पे अपन ने इस पर्सन के बारे में पढ़ा है, तो उसका नेम और एड्रेस अपने को देना पड़ेगा। फुल एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है बराबर उसका भी अपने को एड्रेस इसमें अटैच करना है। उसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन अर्लियर ओकेजन, पहले भी अगर आपने क्या कोई उस कंपनी ने कोई बिजनेस ओपन या क्लोज किया है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया वाला have ever been convicted or debarred from formation of company and management in India और abroad। आप जानते हो जब इंडियन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो भी हम सेम प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल करते हैं, है ना, कि डायरेक्टर्स लोग एक डिक्लेरेशन करेंगे कि भाई कहीं पर भी हम कॉन्विक्टेड नहीं है, ठीक है। कन्विक्टेड के अलावा कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट में हम डीबार नहीं है, हमारे ऊपर कोई बैन नहीं लगाया हुआ है। ये सारी चीजें अपने को वहां पे जो है वो देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, अब कुछ अदर पॉइंट्स के अंदर क्या दे रखा है वो भी आप लोग देखिएगा। Any document which any foreign company is required to deliver to the registrar shall deliver to the registrar having jurisdiction over New Delhi। अब इस चीज को समझिएगा, यहां पे हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन लोग, जो हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जिसका मेन ऑफिस बेसिकली नोएडा में है, कई जगह पे दिल्ली भी लिखा हुआ है, वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने वाले हैं। आप लोग ध्यान में रखोगे बराबर। जो हमारा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है वहां पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट होंगे, आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर बोला है इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इट शेल फॉरवर्ड गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार। अगर इंडिया से आप हटा रहे हैं तो भी आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करोगे। एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज टू बी गिवन द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द आरओसी शेल सीज। भाई इंडिया में अगर आपका कोई भी बिजनेस प्लेस नहीं है तो जो जो डॉक्यूमेंट बार बार आपके सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप आरओसी को भेजो, उससे ये फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी, चाहे आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स का कॉपी जो सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज में था, एड्रेस आपने दिया, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी वहां का आपका एड्रेस, जो कुछ भी दिया, इसमें अगर कोई चेंज भी होता है फ्यूचर के अंदर तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑल्टरेशन अपने को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो इस पे कई बार क्वेश्चन इस तरह का बना हुआ है कि भाई वहां पे जो डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी की लिस्ट थी उनके नाम में कुछ चेंज हो गया है, तो वो आपको 30 डेज के अंदर अंदर वो ऑल्टरेशन का इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को देना पड़ेगा। मतलब आरओसी अपन वर्ड लिख सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है, बराबर से क्लियर बच्चों लोगों। फटाफट वाले पॉइंट है नाउ डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। सर ये क्या चीज हो गया भाई, कंपनी को, फॉरेन कंपनी को नाम के डिस्प्ले करने से रिलेटेड हमारे क्या पॉइंट्स है वो देखिएगा। जैसे अपने यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, नेम ऑफ फॉरेन कंपनी एंड कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, समझिएगा।
फॉरेन कंपनी का नाम और वो कंट्री जहां पे इसका इनकॉर्पोरेशन है वो अपने को एग्जिबिट करना पड़ेगा ऐसी जगह पे जो विजिबल हो। कॉन्स्पिरस का मतलब हो गया जो इजीली विजिबल हो आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में। इन लेटर इजीली लेजिबल हो और इंग्लिश कैरेक्टर्स में आपने को देना है। उसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप दे सकते हैं। एंड वन ऑफ द लैंग्वेज इन जनरल यूज इन द लोकेलिटी जहां पे प्लेस सिचुएटेड है, तो एक इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज में आपने को देना पड़ेगा फॉरेन कंपनी का नाम और कंट्री का नाम। ठीक है, अब कंपनी का नाम जो है वो कंपनी के बिजनेस लेटर के ऊपर, बिजनेस एड लेटर पेपर जो भी होंगे, जितने भी नोटिस या जितने भी पब्लिकेशंस हैं उसमें कंपनी का नाम देना है। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, और ये भी वही है कि इंग्लिश कैरेक्टर्स के अंदर आपने वो देना पड़ेगा। सिंपल हो गया, बराबर से एकदम आसान बात हो गई। देन उसके बाद में इन्होंने बोला वेदर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड अगर है तो आपको वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये कॉज नोटिस ऑफ दैट फैक्ट, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आपको ये भी देना पड़ेगा कि तो तीन चीजें हमारी हो गई। देखो फॉरेन कंपनी का नेम हो गया बराबर से, उसके अलावा कंट्री जहां पे वो रजिस्टर्ड है और मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये चीज अपने को ऑफिस के बाहर देनी है, बिल हेड्स के अंदर भी देनी पड़ेगी, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। बराबर से बहुत क्लियर पॉइंट हो गया ये भी कि डिस्प्ले कैसे करना है। नाउ इनको डॉक्यूमेंट कैसे सर्व करेंगे। Any process, notice or other document required to be served on a foreign company be sufficiently served if addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380। याद है शुरुआत में अपने बात किया था जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो इंडिया में एक ऑथोराइज पर्सन का हम नाम दे रहे थे बराबर। तो इंडिया में जो ऑथोराइज पर्सन है उसको नोटिस देना, इसका मतलब अब उसको कैसे देना, आइदर लेफ्ट उसके यहां दे दिया, उसको भेज दिया पोस्ट के थ्रू। ठीक है, द एड्रेस विच हैज बीन सो डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजना, तो या तो उसके पते पे छोड़ दिया या पोस्ट से हमने भेज दिया या मेल से हमने उसके यहां भिजवा दिया, तो यही माना जाएगा कि हमने सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी कर दिया है, फॉरेन कंपनी को नोटिस दे दिया गया है। ये अपने को यहां पे फॉरेन कंपनी में ध्यान में रखना चाहिए बराबर से। नाउ बच्चे लोगों, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब जो भी हमारी ये फॉरेन कंपनीज या कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया रहेंगी, इनके प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है भाई, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हमारे पास में है, वो भी आप मेरे साथ फटाफट से देख लो बराबर से। तो पहले नंबर पे लिखा नो पर्सन शेल, नो समझ में नहीं आता है तो पर्सन शेल नॉट, तो पर्सन शेल नॉट इशू, समझना, circulate or distribute in India any prospectus offering for subscription in securities of a company incorporated or to be incorporated outside of India, whether the company has or has not established or when firm will not be established a place of business in India unless before issue circulation and distribution of prospectus in India। बराबर बच्चों सुनना, अब ये किन कंपनीज की बात हो रही है समझिएगा। ये शॉर्ट में अगर बोलूं तो ये कंपनी वो है जिनका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया है बराबर। अब इनका बिजनेस प्लेस आइदर इन इंडिया हो और नहीं हो, बच्चों समझिएगा है ना। इन्होंने भले इंडिया में बिजनेस प्लेस एस्टैब्लिश किया है या नहीं किया है, इसीलिए हम लोग इन कंपनीज में फॉरेन कंपनीज वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है, चाहे उनका बिजनेस प्लेस इंडिया में हो चाहे नहीं हो। अगर वो यहां पे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना चाह रही हैं तो तब तक नहीं कर सकती जब तक कि कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस सर्टिफाइड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। आपको प्रोस्पेक्टस का कॉपी देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, वही अपना रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस सर्टिफिकेट बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी और टू अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज हैविंग बीन अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन of the managing body has been delivered for registration to the registrar। सिंपल हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, वेदर उसका बिजनेस प्लेस इंडिया में हो या नहीं हो, अगर आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है तो भैया उसका कॉपी आपको चेयरमैन, एक तो दो डायरेक्टर्स और सर्टिफाई बाय जो मैनेजिंग कमेटी होगा रेजोल्यूशन पास करके, वो आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा बराबर। अच्छा, ये फैक्ट हम प्रोस्पेक्टस में बाकायदा लिखने वाले हैं, समझिएगा। ये वाला फैक्ट कंपनी प्रोस्पेक्टस में लिखने वाली है कि भैया इसका एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, देयर इज एन एंड्रोज और अटैच टू द कॉपी एनी कंसेंट टू द इश्यू ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 388 एंड सच डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, और ये चीज भी कि जो जिन जिन की हमको कंसेंट रिक्वायरमेंट थी उनका कंसेंट हमने प्रॉपर तरीके से ले लिया है बराबर से, वो सारी चीजें भी अपने को वहां पे डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, अपन नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के अंदर भी पढ़ते हैं, यहां पे भी अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। क्लियरली, बहुत सिंपल सी बात है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं
जो अपन डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हाँ, जहां जहां हमको कंसेंट चाहिए था, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, वो सारे हमने अटैच कर दिए हैं। अब वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं? तो सबसे पहला बच्चे लोगों, अगर कोई एज एन एक्सपर्ट किसी पर्सन का ओपिनियन हमने लगाया है तो उसका कंसेंट अपने को लेना पड़ेगा। पर आवर प्रोस्पेक्टस, एनी कंसेंट टू द इश्यू प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट। सेकंड नंबर, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एमडी का, मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न के अंदर नहीं है तो आपको एक मेमोरेंडम साथ में लगाना पड़ेगा फुल डिटेल्स के साथ में। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर का जो अपॉइंटमेंट किया, उसका अपॉइंटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कॉपी अपन साथ में लगाते हैं। बाई चांस अगर रिटर्न में नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी प्रॉपर स्टैम्प वैल्यू के बराबर एक मेमोरेंडम लेकर के उसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। कॉपी ऑफ एनी मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर विद इन प्रीसीडिंग 2 ईयर। देखो, पिछले 2 सालों में अगर कंपनी ने कोई स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया है? जहां पे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कोई मर्जर, अमालगमेशन, ऐसा कुछ है, तो वो उसका भी कॉपी साथ में लगेगा। उसके अलावा बच्चे लोगों को अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का कॉपी अपने यहां लगाना है प्रोस्पेक्टस के साथ में। कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रोस्पेक्टस साइन थ्रू ड्यूली ऑथराइज एजेंट। देखो, डायरेक्टर खुद साइन कर रहे हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर उनके बिहाफ पे कोई साइन कर रहा है ऑथराइज पर्सन, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉपी भी साथ में लगाना पड़ेगा। ये सब चीजें अपन दे करके ही पब्लिक में इश्यू कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। सिंपल सी बात है बच्चे लोगों, खत्म हो गया। तो मेन चीजें क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से अटैच करने हैं, नेम पब्लिश कैसे होने वाला है, प्रोस्पेक्टस के क्या कंटेंट्स होने वाले हैं, और अगर इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया, इन सारे चैप्टर को बराबर, तो ये पनिशमेंट लगने वाला है जो आप यहां से पढ़ करके जाने वाले हो। तो पनिशमेंट वाला पॉइंट एक बार आप लोग देख लोगे नजर से कि हाँ ये पनिशमेंट है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और बट ऑब्वियस है, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे अपन अनरजिस्टर्ड फर्म की बात करते हैं ना, अगर ये प्रोविजंस आपने फॉलो नहीं किए और उसके अलावा बिना फॉलो किए भी कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट अफेक्टिंग द वैलिडिटी एनी कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग और ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, इट्स लाइबिलिटी टू बी स्यूड इन रेस्पेक्ट देयरऑफ। मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म की तरह पार्टनरशिप में जैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे और कंपनी की लाइबिलिटी सेम रहेगी। सामने वाला कंपनी के ऊपर थर्ड पार्टी ऑलवेज सूट फाइल कर पाएगी, लेकिन कंपनी क्या नहीं कर पाएगी, सेम अनरजिस्टर्ड फर्म की तरह सूट फाइल नहीं कर पाएगी, क्लेम सेट ऑफ नहीं कर पाएगी, काउंटर क्लेम नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या डीलिंग या ट्रांजैक्शन में अगर सूट वूट फाइल कर रहा हो, लीगल प्रोसीडिंग करनी हो तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके अलावा अंटिल द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू इट, जब तक आप ये सारे प्रोविजन फॉलो नहीं कर लेते हो, अनरजिस्टर्ड फर्म की तरह आप केस नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाओगे, बराबर काउंटर क्लेम नहीं कर पाओगे। सामने वाला अपने में सूट फाइल कर सकते हैं, अपन नहीं कर पाएंगे। ये बच्चे लोगों को अपने को इस पोर्शन में ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल से हमारा पॉइंट था। तो यहां आकर के हमारा एक फटाफट से फॉरेन कंपनीज का जो हमारा कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया का एक फटाफट फास्ट रिवीजन हम लोगों ने यहां पे लगा लिया है। बराबर, बहुत क्लियर है। चलिए, तो एक पार्ट अपन लोगों ने खत्म कर दिया। नाउ यहां से मैं पहले ले रहा हूं, इस वक्त आपको जो मैं रिवाइज करा रहा हूं, मेजर पॉइंट सारे अपन ले रहे हैं। इसमें अपने पास अगला पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ठीक है। तो एलएलपी के पॉइंट्स के ऊपर अगर बात की जाए बच्चे लोगों, तो एलएलपी में पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो यहां दे रखे हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया कि यार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है तो ठीक है, आप लोग जानते हो इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। बराबर से दोनों का मिक्सिंग इन्होंने बनाया है और बहुत सीधा सा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एलएलपीज पे नहीं लगता है, अलग से एक्ट बना हुआ है। कभी कभी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बन जाते हैं, अपने को पता है यार, कंपनी पार्टनरशिप का मिक्सिंग करके इनका हाइब्रिड बना करके अपन ने एलएलपी बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से अगर अपन बात करें कि भाई क्या चीज है ये नीड एंड एडवांटेज ऑफ एलएलपी, ये सब चीजें आप फाउंडेशन के अंदर पढ़ करके आए हो कि यार इसका नीड और एडवांटेजेस क्या है ना। नीड भी एडवांटेजेस भी आप लोग पढ़ के आए हो। मैं सीधा आ रहा हूं डेफिनेशंस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक डेफिनेशन अपने को दिया, सर एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ एड्रेस का मतलब एलएलपी से नहीं है, एड्रेस इन द रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो जो एलएलपी का पार्टनर होता है, मिनिमम 2 जने होने चाहिए किसी भी एलएलपी के अंदर, आप लोग जानते हो पार्टनर, तो उनके एड्रेस की बात हो रही है। तो इंडिविजुअल अगर बंदा है तो उसका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, और अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है। सिंपल बात हो गई। सर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, बॉडी कॉर्पोरेट में अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक तो इंक्लूड है कंपनीज एक्ट वाली कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। उसके अलावा इसमें एलएलपी इंक्लूड है, जो चाहे इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो, मतलब इंडिया में, या फॉरेन वाली एलएलपी भी कवर है, एज वेल एज फॉरेन कंपनीज भी कवर है।
तो बॉडी कॉर्पोरेट में यहां मेनली दो ही चीजें कवर हैं, एक तो कंपनी और एक एलएलपी। अब कंपनी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन में रजिस्टर्ड हो, एलएलपी चाहे इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे फॉरेन में रजिस्टर्ड हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया, सब कुछ बॉडी कॉर्पोरेट में कवर है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में हम कॉर्पोरेशन सोल, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, वो इसमें कवर नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें कवर नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को बाहर करना चाहे तो कर सकता है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, बहुत सिंपल पॉइंट है। नाउ अभी करेंगे क्या, बट ऑब्वियस है बच्चों, बिजनेस करना है इनको। एलएलपी का मेन काम क्या है, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को हटाए तो ठीक है, ये अभी फिलहाल तो है नहीं, तो हमारे लिए मेन हो गया ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, ये आप लोग ध्यान रखोगे। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा था कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट बन सकती है लेकिन पार्टनरशिप नहीं बन सकती, वैसे एलएलपी भी नहीं बनेगी नॉट फॉर प्रॉफिट, ध्यान में रखोगे। एक अच्छी डेफिनेशन और आती है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पे क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे मतलब होगा 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा और बट ऑब्वियस है 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन 30th डे ऑफ सितंबर के बाद में होता है, मींस मेनली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अगर हो रहा है 30 सितंबर के बाद में कभी भी, तो उनका फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड होगा 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। तो इसका मतलब हो गया बच्चे लोगों की, अगर मान लीजिए कि 5 अक्टूबर 2025 को अगर एक कंपनी बनती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर बेसिकली खत्म होगा 31 मार्च 27 को, अगले से अगला साल। लेकिन मे वर्ड लिखा हुआ है ना, मे का मतलब है आप चाहें तो अगले साल भी खत्म कर सकते हैं, मना नहीं है। नेक्स्ट ईयर का जो आपका 31 मार्च आता है 26 को भी आप खत्म कर सकते हो, मना नहीं है। लेकिन आप चाहें तो उसको अगले से अगले साल पे भी ले जा सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ फॉरेन एलएलपी क्या हुआ भाई, फॉरेन एलएलपी वो है जिसका फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया है, लेकिन इसका बिजनेस प्लेस जो है वो विद इन इंडिया है। जैसे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन थी, बिल्कुल वैसे ही हमारी फॉरेन एलएलपी भी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बच्चे लोगों एलएलपी का क्रिएशन कैसे होगा। एलएलपी जो बनेगी वो पार्टनरशिप एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू बनेगी, बराबर से। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है रिटर्न एग्रीमेंट होगा, ठीक है भाई। एलएलपी में एक एग्रीमेंट बनेगा जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, जो पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी के बीच में भी होता है और एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में भी होता है, ठीक है। जो डिटरमाइन करता है इनके राइट्स ड्यूटीज वगैरह क्या रहेंगे और एलएलपी के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे बच्चे लोगों, वो सब डिस्क्राइब करता है, अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया पॉइंट है। स्मॉल एलएलपी किसको बोलेंगे, जैसे स्मॉल कंपनी है वैसे स्मॉल एलएलपी है। स्मॉल एलएलपी वो होगा जो इन दोनों कंडीशंस को पूरा करे, जिसका कंट्रीब्यूशन, जैसे अपन लोग वहां कैपिटल बोलते हैं कंपनीज में, यहाँ पे कैपिटल को कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, वो नॉट एक्सीडिंग 25 लाख होना चाहिए। अच्छा, ये 5 करोड़ तो फ्यूचर का है, अभी अपने को 25 लाख पे फोकस करना है और यहाँ पे 40 लाख पे फोकस करना है। तो सिंपल क्या याद रखोगे, स्मॉल एलएलपी क्या है, जिसका कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 25 लाख और जिसका टर्नओवर जो है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंसॉल्वेंसी नॉट एक्सीडिंग 40 लाख। तो वहां जैसे आप 4 और 40 करोड़ देखते हो, ठीक है, वो यहां पे आपको देखना है 25 लाख और 40 लाख। हालांकि वहां अपन जानते हैं 10 और 100 करोड़ हो चुका है, लेकिन वो अभी के अटेम्प्ट के लिए नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखोगे, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो सिंपली अपन यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाले हैं भाई, 25 लाख 40 लाख, ये अपने को मेनली फोकस करना है बच्चे लोगों, ध्यान रखोगे स्मॉल एलएलपी के लिए, ठीक है। और विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर कुछ हो तो ठीक है, अदरवाइज मेन चीजें दो, कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर, दोनों कंडीशन साथ में चाहिए, आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए जी, पार्टनर्स के लिए एलएलपी में कौन हो सकता है बच्चों, कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट आ सकता है एज अ पार्टनर। ये सब फाउंडेशन में भी अपन पढ़ के आए, आइदर इंडिविजुअल होगा या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, बराबर से। बॉडी कॉर्पोरेट वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा। हाउएवर इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ, लेकिन इंडिविजुअल अगर इन तरह का है तो डिस्क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला बच्चों, अनसाउंड माइंड अगर कोर्ट ने किसी को डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, या जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब जिसका इंसॉल्वेंसी चालू है, ठीक है, या जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन उसका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐसा बंदा जो है वो कभी भी पार्टनर नहीं बनेगा। ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन अपने को ध्यान में रखनी है। मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे बच्चे लोगों, 2 पार्टनर्स मिनिमम चाहिए अपने को, सबको पता है, ठीक है। अपने को ये भी पता है कि अगर किसी भी टाइम पे ये नंबर 2 से कम हो गया तो दे हैव 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर या तो आप बिजनेस को बंद करेंगे या एक मेंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया और मोर देन 6 मंथ इन्होंने बिजनेस को चालू रखा, कंपनीज में भी अपना सेम पोर्शन है सेक्शन 3 वाला, तो जो भी ओनली पार्टनर उस वक्त के अंदर बचेगा जिसको इस बारे में पता है और 6 महीने बाद भी अगर बिजनेस को चालू रखा है, तो जो भी लायबिलिटीज बनेंगी उसके लिए वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बच्चे लोगों को अपने को ध्यान में रखना है। तो मिनिमम 2 है, किसी भी वक्त में अगर 2 से कम हो गए
मेंबर दो से कम रहे, सॉरी पार्टनर दो से कम रह गए, तो दे हैव 6 months, आइदर इंक्रीज करो या वाइंडिंग अप स्टार्ट करो। 6 महीने के बाद भी अगर बिजनेस चालू रखा तो जो भी लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी उसके लिए ओनली दैट पार्टनर जो नॉलेजेबल है ही इज रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नाउ एक बढ़िया पॉइंट आता है, हु इज डेजिग्नेटेड पार्टनर भाई। तो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप लोग जानते हो, दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए और उनमें से एक का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दोनों ही, देखो पार्टनर तो इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट दोनों बन सकते हैं, लेकिन डीपी बनने के लिए और डीपी बनने के लिए पार्टनर होना जरूरी है, ये भी कंपलसरी है। तो इंडिविजुअल बंदा होगा जिसमें से एक का रेजिडेंट होना जरूरी है। बाई चांस अगर सारे ही पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो गए तो दो जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके एजेंट्स होंगे, उनके नॉमिनीज होंगे, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब बच्चों वही हो गया, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 डेज ये बंदा इंडिया में रहा होना चाहिए, वही अपनी डेफिनेशन पुरानी वाली, 120 दिन इंडिया में रहा हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से क्लियर है। नाउ इनकॉर्पोरेशन का क्या सीन रहेगा यार, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अपने को बनाना पड़ेगा, सेम बात फाउंडेशन के अंदर भी थी, फॉर अ एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो क्या बोला है, 2 or more पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस, सिंपल है। With a view to profit shall subscribe their name and incorporation document, नाम आ जाएंगे। Incorporation document shall be filed in such manner and such fees as may be prescribed। उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाएगा जहां आप एलएलपी का, यहां पे भी रजिस्ट्रार का काम अपना वही करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही करता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप जो बनाओगे वो आपको जिस स्टेट में एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां अपने को फाइल करना पड़ेगा, बराबर से। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉर्मेट में होगा बकायदा, मेड बाय आइदर एडवोकेट और सीए और सीएस इन प्रैक्टिस वाला जो भी होगा, जो एंगेज हो इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, एंड बाय एनी अदर हु सब्सक्राइब हिज नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये लोग एक डिक्लेरेशन करेंगे बच्चे लोगों कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नॉर्मली एलएलपी का नाम आ गया, पार्टनर्स का डिटेल आ गया, जो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसका नेम और डिटेल आ गया, बराबर से। ये लोग एक डिक्लेरेशन कर देंगे कि ऑल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड, जो हमेशा वाली हमारी डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, कि जो भी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैटर है, जो भी कंप्लायंसेस है, वो हमने सारी की सारी पूरी कर दी है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ये डॉक्यूमेंट बना करके फीस के साथ में रजिस्ट्रार को फाइल करने वाले हैं ताकि इनको सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है। ये देखो इसके कंटेंट जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, जिसमें नाम आ गया एलएलपी का, पर्पस आ गया, उसके अलावा और भी इंडिया में कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आ गया, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस आ गया, जो आपके डीपीज है उनका नेम और एड्रेस आ गया, और कोई भी मैटर अगर प्रेस्क्राइब हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन अपन उसके अंदर फिल करने वाले हैं, ठीक है, बराबर। बहुत सिंपल हो गया। अब इसमें फाइन भी है, अगर ये जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, अगर ये इंफॉर्मेशन जो है उसको पता था कि फॉल्स है, बराबर, या अपनी दो बातें अपन हमेशा ध्यान में रखते हैं, आइदर आपने यहां पे किसी तरह का फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, या ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट कर दिया, कंसीलमेंट कर दिया है, तो पनिशेबल रहेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, ठीक है, और फाइन लग जाएगा अपना कम से कम 10,000 से लगा के 5 लाख तक का फाइन लगेगा। तो पनिशमेंट आप लोग एक बार चेक करके और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब when the requirement imposed by section 11 have been complied with the registrar, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रखेगा और विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा बच्चे लोगों को। 14 डेज में अपने को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, रजिस्ट्रार के साइन और उसकी सील होगी, और ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर दी हैं। ये अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का कंसेप्ट है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर, समझिएगा क्या बोला है, ये कह रहे हैं एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस मे बी एड्रेस एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। भाई एलएलपी है तो इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना ही होना है, बराबर, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। अब एलएलपी अगर चाहे, अच्छा कोई भी पहले पढ़ सकते हैं हम इसके अंदर, तो एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ हिज रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार, एनी सच चेंज टेक शैल इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग। अगर आप फ्यूचर में किसी तरह का कोई चेंज करते हो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में, तो दे हैव टू इंटीमेट टू द आरओसी, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपन भेज रहे हैं एलएलपी को या उसके पार्टनर को या उसके डीपी को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो पोस्ट से भेज सकते हैं, बराबर, वो अपना रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया एक तरह से आप कह सकते हो, या और कोई भी मैनेजर से मेल आईडी वगैरह से भी भेजा जा सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर जो भी एलएलपी का होगा,
ठीक है, या एनी अदर एड्रेस जिसको एलएलपी ने कोई कम्युनिकेशन पर्पस के लिए डिक्लेयर कर रखा है, तो वो अदरवाइज रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर ही जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर एलएलपी ने ये सेक्शन फॉलो नहीं किया, टाइमली आपने एड्रेस नहीं बताया है, तो पेनल्टी अपने लगने वाली है, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। तो ये छोटा सा पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट बच्चे लोगों, वही कंपनी वाला है, जैसे ही रजिस्टर्ड हो गई अब सूट फाइल कर सकती है, सूट फाइल हो सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, अपने नेम से एसेट होल्ड करे, एक्वायर करे, डिस्पोज करे, इसका एक कॉमन सील हो सकता है अगर डिसाइड करे तो। और उसके अलावा जो एक बॉडी कॉर्पोरेट के लॉफुल काम है वो सारे कर पाएगी, अपने को ध्यान में रखना, छोटी सी बात है। चलिए, नाउ एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड, बट ऑब्वियसली इनको लगाना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, या लगाना है वर्ड एलएलपी एट द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम, नाम के आखिर में, या तो जैसे हमने बोला मैपल क्राफ्ट एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नेम के एंड में ये लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात होगी, ठीक है। फिर बच्चों बोला है एलएलपी का जो भी नाम रखा जाएगा वो कैसा नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए जैसे कंपनीज में है। और बढ़िया पॉइंट आता है किससे मैच नहीं करना चाहिए वो समझना, पहले से बनी हुई किसी एलएलपी से, या पहले से बनी हुई किसी कंपनी से, या ट्रेडमार्क से मैच नहीं करना चाहिए, पहले से बनी हुई किसी पार्टनरशिप फर्म से मैच कर रहा है तो चलेगा, पार्टनरशिप से मैच कर सकता है चलेगा, एलएलपी से, कंपनी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच नहीं होना चाहिए बच्चे लोगों, ये आपको यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नाउ रिजर्वेशन ऑफ नेम का क्या सीन था, बढ़िया पॉइंट है, जैसे कंपनीज में पढ़ते हैं वैसे अपन सेम यहां पे भी पढ़ेंगे। A person may apply in such form and manner and accompanied by prescribed fee for registrar for the reservation of a name, बराबर से set out in the application as। अब क्या बोला इन्होंने, जो भी पर्सन नेम के लिए करेगा, तो आप नेम अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, तो नेम ऑफ द प्रपोज एलएलपी, या अगर चेंज करना चाह रहे हो तो जो भी आपका चेंज नेम है वो आप अप्लाई करने वाले हो रजिस्ट्रार को। सिंपली अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी, रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई है तो नेम को रिजर्व कर देगा 3 मंथ्स के लिए, जैसे कंपनीज में 20 डेज के लिए होता है, यहां पे 3 महीने के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा। इन 3 मंथ्स में आपको इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। बच्चों को बहुत प्यारा पॉइंट आता है रेक्टिफिकेशन वाला, जो हमारे कंपनीज एक्ट में भी है, सेम पॉइंट रेक्टिफिकेशन है ना, वहां पर लोग सेक्शन नंबर 16 में पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ मिस आप कह सकते हो नेग्लिजेंसी से अदर से एलएलपी का जो नाम है वो पहले से बनी हुई किसी बॉडी कॉर्पोरेट से या एलएलपी से या ट्रेडमार्क से मैच कर गया, तो हमने तो नाम रख दिया। अब अगर वो किसी अदर एलएलपी से या कंपनी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से अगर मैच कर गया तो क्या होने वाला है बच्चे लोगों समझना। जिससे भी मैच किया वो एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन कौन लगाएगा, या तो एलएलपी या वो प्रोप्राइटर, बराबर, ट्रेडमार्क का, या फिर कंपनी लगाने वाली है, किसको लगाने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाएगी। तो जैसे ही उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया, वो मैटर को चेक करने के बाद कंपनी को ऑर्डर करेगा नाम चेंज करो विद इन, सॉरी एलएलपी को ऑर्डर करेगा, न्यू एलएलपी जिसका नाम पुरानी से मैच कर गया बच्चे लोगों, तो एलएलपी को ऑर्डर किया जाएगा भाई 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपना नाम चेंज करो। भाई जैसे हमने डायरेक्शन दिया वहां से 3 मंथ्स में इनको नाम चेंज करना पड़ेगा, और जैसे ये नाम चेंज करते हैं वेयर एलएलपी चेंजेस द नेम, 15 दिन के अंदर दे हैव टू इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा नाम जब मैच कर गया, जैसे ही उसको पता लगा पुरानी किसी बनी हुई कंपनी को, एलएलपी को या ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको डायरेक्शन देगी हमारी एलएलपी को विद इन 3 मंथ्स चेंज करने को, और चेंज करने के विद इन 15 डेज हम आरओसी को भी बताएंगे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर का कॉपी भी भेजने वाले हैं, ठीक है, जो नेसेसरी चेंजेस कर देगा, और 30 डेज में अपने को नए नाम से नया सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, और एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं वो अपन कर सकते हैं। बच्चों ध्यान क्या रखना है, ये एप्लीकेशन पुरानी एलएलपी या पुरानी कंपनियां ट्रेडमार्क वाले कभी भी दे सकते हैं क्या? ट्रेडमार्क वाले में आप सिर्फ 3 इयर्स के अंदर ही ये दे सकते हो। आप लोग जानते हो बच्चे लोगों, अगर ट्रेडमार्क से मैच कर जाए तो उसमें कंप्लेन करने के लिए 3 इयर्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी, 3 साल का ही टाइम है, उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे। बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, सेम अपना कंपनी वाला पोर्शन है जो आप लोग ध्यान में रखोगे। बराबर क्लियर हो गया। नाउ एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स के लिए क्या बोला हुआ है, देखो पार्टनर एज एन एजेंट सबको पता है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, समझना बिजनेस के पर्पस के लिए वो एजेंट माना जाएगा, बट नॉट अदर पार्टनर। मतलब म्यूचुअल एजेंसी का जो पॉइंट है वो एलएलपी और पार्टनर के बीच में तो है, लेकिन पार्टनर और पार्टनर्स के बीच में नहीं रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए।
नाउ एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी में क्या बोला है समझिएगा। LLP is not bound by anything done by partner in dealing with a person if LLP bound नहीं होगी। कब नहीं होगी? A partner in fact has no authority to act for the LLP in doing as a particular act। अगर किसी पार्टनर को कोई काम करने का ऑथोरिटी नहीं था और उसने किया तो LLP उसके लिए बाउंड नहीं है। एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज नो ऑथोरिटी। बच्चों समझना, बढ़िया पॉइंट है। आज किसी बंदे ने LLP के पार्टनर के साथ कोई डीलिंग किया और उस बंदे को मान लीजिए पता था कि पार्टनर को वो करने का ऑथोरिटी नहीं है, तो उसके लिए LLP रेस्पॉन्सिबल होने वाली नहीं है। हाँ, उसको अगर नहीं पता था तो उस केस में LLP रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी। इसका सिंपल सा मीनिंग निकल गया ये, ठीक है। The LLP is liable if a partner of a LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP with the authority। सिंपल है। अगर किसी पार्टनर ने, देखो, if the LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person, अगर कोई wrongful act किया, कोई omission of the part किया, तो उसके लिए LLP will be liable, ठीक है। An obligation of the LLP whether arising in the contract or otherwise shall be solely the obligation of LLP। LLP के ऑब्लिगेशन के लिए LLP ही रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप नहीं है ये। पार्टनरशिप में तो क्या होता है, पार्टनर्स लोगों का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यहाँ पे पार्टनर्स लोगों का लायबिलिटी लिमिटेड है। LLP ही रेस्पॉन्सिबल होगी, पार्टनर नहीं, ठीक है। लायबिलिटीज ऑफ LLP जो है वो LLP की ही प्रॉपर्टी से मेट आउट होगी, न कि पार्टनर्स लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी से। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से सिंपल कंसेप्ट है जो हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। अरे भाई कहां गया, हाँ जी, चलिए। अब एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर में क्या बोला है, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑब्लिगेशन रेफर टू सेक्शन 27(3) सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ LLP। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, दे आर नॉट पर्सनली लायबल, समझिएगा, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27(3) एंड 28(1) shall not affect the personal liability of partner for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or any other partner of LLP। बच्चों सुनिएगा, नॉर्मली LLP के वर्क के लिए LLP खुद ही लायबल है, ठीक है। जो भी पार्टनर्स होंगे वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होने वाले नहीं है, क्लियर। और चूंकि आपस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो एक अगर कोई पार्टनर ने खुद ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल है, लेकिन दूसरे पार्टनर उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है। दे आर नॉट म्यूचुअल एजेंट्स, है ना। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है। अब पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एनी अदर पार्टनर। अपने कर्मों की सजा खुद भुगतो भाई, दूसरे वाला आपके साथ रेस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है। ये बच्चों इसमें अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, होल्डिंग आउट वाला पॉइंट भी इसमें अपना बहुत अच्छा था। एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स और स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट, ये पॉइंट आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, अपने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी पढ़ा हुआ है। अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, नोइंगली परमिट करता है हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP, is liable to any person who has on the faith of any such representation give credit to the LLP। अब किसी पर्सन ने अपने आप को LLP का पार्टनर बताया, जबकि एक्चुअल में वो पार्टनर है नहीं, और उस पर भरोसा करके किसी ने LLP को क्रेडिट दे दिया, उधार दे दिया कुछ सामान, है ना। तो वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी पार्टनर डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन शो गिविंग क्रेडिट। अब क्रेडिट देने वाले पर्सन को तो बेचारे को पता ही नहीं था कि ये बंदा पार्टनर नहीं है, तो इस पर्सन के लिए जिसने क्रेडिट दिया वो पार्टनर, वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना, जिसने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताया था, ठीक है। However, where any credit received by the LLP as a result of such representation, LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself here to be partner, be liable to the extent of credit received by it on any financial benefit delivered to him। अब बच्चों सुनना, बाई चांस वो जो पैसा LLP के पास आया, उससे अगर LLP ने किसी तरह का कोई भी बेनिफिट उठा लिया है तो LLP को पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप भाई। आज एक बंदे ने जो पार्टनर नहीं था अपने आप को रिप्रेजेंट किया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की तरह, और उस पर भरोसा करके किसी ने LLP को क्रेडिट दे दिया, और उस क्रेडिट से LLP ने फाइनेंशियल बेनिफिट उठाया है बराबर से, तो उस केस में LLP उसको रीपे कर देगी। अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, बहुत सिंपल हो गया। तो एनी क्रेडिट रिसीव बाय द LLP एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, LLP shall without prejudice to the liability of the person so representing himself to be a partner be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit delivered on
तो आप उसके लिए लायबल रहोगे। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है और आप तो एलएलपी ही उसका फर्स्टली पे करेगी, अपने को ध्यान रखना है। अगर एलएलपी नहीं पे कर पाती है बच्चे लोगों तो वो पर्सन पर्सनली लायबल हो जाएगा। ये अपने को यहां पे मेनली ध्यान में रखना पड़ेगा। बराबर, बहुत क्लियर कंसेप्ट हो गया जो अपन लोग ध्यान में रखने वाले हैं, एकदम सिंपल चीज है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। देन एनुअल रिटर्न का क्या सीन है भाई? एनुअल रिटर्न लॉ कहता है एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज। एनुअल रिटर्न कब फाइल करना है किसी भी एलएलपी को? तो हमने कहा 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिन में अपने को ये फाइल करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, क्लियर। देन उसके बाद में क्या बोला है? समझिएगा। देन पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग में बोला है, पेनल्टी के लिए क्या बोला है भाई? पेनल्टी का पॉइंट तो आप याद करके जाओगे यार, ठीक है। फाइल नहीं किया तो पेनल्टी का पॉइंट है अपना सीधा 100 रुपए पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम 1 लाख, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए 100 रुपीज, लेकिन मैक्सिमम 50,000 है, ध्यान में रखोगे। अच्छा, वाइंडिंग ऑफ एलएलपी का क्या सीन है बच्चे लोगों? तो वॉलेंट्री या बाय ट्रिब्यूनल, बढ़िया पॉइंट है। वाइंडिंग अप का क्वेश्चन बहुत बढ़िया कई बार बन जाता है, समझिएगा इसके अंदर अपने को क्या बोला हुआ है बराबर से। ये देखो भाई, फाउंडेशन वाले अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, तो भाई फाउंडेशन वालों आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इंटर वालों के पेपर्स चल रहे हैं, परसों लॉ का पेपर है, तो आप लोगों के जो भी डाउट, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो 8 तारीख के बाद ही अब बात होगी। बराबर, 2 दिन तक आप लोगों के कोई डाउट्स पे फिलहाल बात नहीं हो पाएगी, है ना। 2 दिन आप लोगों को होल्ड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि परसों इंटर का पेपर है, तो अभी बात होगी इंटर वालों से, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई 1 मिनट, हाँ इस पे भी बात करते हैं अपन। हाँ चलिए जी, तो बच्चों को वाइंडिंग अप वाला पॉइंट काफी बढ़िया पॉइंट में से एक माना जाता है। आइए इसको चेक करते हैं बहुत फटाफट से, क्या सीन है इसके अंदर, समझिएगा। तो हमने कहा भाई वाइंडिंग अप एलएलपी का क्या सीन है। वाइंडिंग अप या तो वॉलंटरी होता है, बाय ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। तो किन कंडीशंस के अंदर ट्रिब्यूनल बीच के अंदर आएगा बच्चे लोगों? सर्कम चांसेस इन विच एलएलपी मे बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल इफ द एलएलपी डिसाइड दैट, एलएलपी खुद ही डिसाइड करे कि भैया ट्रिब्यूनल वाउंड अप करे तो ओके, ट्रिब्यूनल आ जाएगा बीच के अंदर। या अपना वो वाला पॉइंट बच्चे लोगों, कौन सा वाला?
जहां मिनिमम पार्टनर्स 2 से कम हो गए हैं और 6 महीने से ज्यादा इन्होंने बिजनेस कंटिन्यू कर लिया है, तो उस केस के अंदर फिर वाइंडिंग अप जो है वो कौन करने वाला है? ट्रिब्यूनल करने वाला है। ठीक है, या कोई भी एलएलपी अगर एक्ट करती है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की एकता और अखंडता के अगेंस्ट में जाके दुश्मन के साथ हाथ हाथ मिला ले, यार बदमाशी कर रहे हो कंट्री के साथ में, तो ऐसे को बंद करने के लिए ट्रिब्यूनल बीच में आएगा। या एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, लगातार 5 साल तक अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंट अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी फाइल नहीं किया या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया लगातार 5 साल तक, तो फिर यहां पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो सकता है। बच्चे लोगों को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर। अच्छा, ये वाले पॉइंट भी जरूर देखना। उसका रीजन है कि मई 25 में आईसीआई ने इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। जी हाँ, इसको हल्के में मत लेना भाई, पूछ चुके हैं वो लोग क्वेश्चन एक बार। ये बहुत सिंपल लगता है पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है? 6-7 पॉइंट पढ़ करके जाओ बढ़िया वाले। इस पे एलएलपी एक्ट 2008 है, इस पे 1932 है। ये बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी होता है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती है। एलएलपी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का नहीं होता है भाई। क्रिएशन बिल्कुल लीगल प्रोसेस से होता है, यहां पे एग्रीमेंट के थ्रू होगा। रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी है, इसका वॉलंटरी है। परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी के अंदर होता है, वहां पे नहीं होता है। नेम एलएलपी में नाम के बाद में एलएलपी लगाना है, यहां पे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है पार्टनरशिप फर्म के लिए। लाइबिलिटी एलएलपी के अंदर लिमिटेड होती है, वहां पे अनलिमिटेड होती है भाई। बेसिक पॉइंट है बच्चों। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में तो होती है, लेकिन यहां पे एलएलपी में नहीं होती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर यहां पे 2 जने होते हैं, वहां ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं पार्टनरशिप में। लीगल कंप्लायंसेस की बात करें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर लीगल कंप्लायंस फॉलो करेगा, वहां पे सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं। और एनुअल फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंट यहां पे फाइल करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न। वहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि एनुअली आपको कुछ देना है, बराबर। माइनर एज अ पार्टनर यहां पे माइनर एडमिट नहीं होगा, वहां पे बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स। और जैसा मैंने कहा मई 25 में वो एलएलपी और एलएलसी में डिफरेंस पूछ चुके हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए पढ़ के जाना चाहिए। एलएलपी एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013, यहां हम बोलते हैं इनको पार्टनर्स, वहां बोलते हैं मेंबर्स। नेम एलएलपी आएगा नाम में, यहां लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड आएगा। नंबर ऑफ मेंबर बच्चे लोगों 2 होंगे, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। प्राइवेट में 2 और 200 2 and 200, पब्लिक में 7 और अनलिमिटेड अपने को पता है, बराबर। फिर लाइब्रेरी ऑफ मेंबर, यहां पे लिमिटेड तो है लेकिन अप टू कंट्रीब्यूशन, यहां पे अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, और गारंटी हो सकती है। मैनेजमेंट इसमें कौन करता है बच्चे लोगों? इसमें नॉर्मली बिजनेस को मैनेज तो सारे पार्टनर्स करते हैं। लीगल कंप्लायंसेस के लिए हमारे डीपीआई है, यहां पे बीओडीज करेंगे। तो बेसिक डिफरेंसेस है जो आप लोग ध्यान में रख करके जाने वाले हो, बराबर से। क्लियर। चलो जी, तो बेस पॉइंट आपको यहां से तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन रुको भाई रुको, अभी इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। उनको भी मेरे साथ में करिएगा। आ जाओ भाई। रिजर्वेशन ऑफ नेम और ये सब बच्चों अपन कर चुके थे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा हो गया है। नेम में चेंज वाला पोर्शन अपन ने पूरा पढ़ लिया। रजिस्टर्ड ऑफिस वाला हो गया। पार्टनर एंड देयर रिलेशन अपन लोगों ने पढ़ा कि रिलेशनशिप कौन किसके बीच में क्या रहेगी, सारा अपन ने पढ़ लिया। बच्चों लोगों सेक्शन 24 एक अपन पढ़ रहे हैं, जहां पार्टनरशिप इंटरेस्ट आपका कब खत्म हो जाएगा ना, उसके पॉइंट भी आप मेरे साथ में यहां से देखिएगा, समझना इसके पॉइंट्स को भी बढ़िया तरीके से। देखो इन्होंने क्या बोला है, एक पर्सन कब सीज हो सकता है पार्टनरशिप से, मे सीज, जैसे एग्रीमेंट के थ्रू हो जाएगा, ठीक है, या कभी भी मिनिमम 30 डेज का नोटिस दे करके वो रिजाइन कर सकता है, ठीक है। शेल सीज का मतलब है भैया हटेगा ही हटेगा, जैसे डेथ हो गई है, एलएलपी का डिसोल्यूशन हो गया है, या उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है, या उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, वही पुराना पॉइंट है अपना, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज के लिए बंदा तब तक लायबल रहेगा बच्चों जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, तब तक थर्ड पार्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा ही, जाने के बाद भी ये अपने को ध्यान में रखना है। और जाने से पहले जो भी लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है, जो भी एक्ट उसने कर लिया, उनके लिए तो रेस्पॉन्सिबल होता ही, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। जाएगा तो अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का शेयर वेट लेकर के जाएगा, तो ये एक पॉइंट अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, चेंजेस कभी भी कुछ होंगे तो 15 दिन में आप इन्फॉर्म करोगे। एवरी पार्टनर एलएलपी को कोई भी चेंज नेम या एड्रेस में होता है तो 15 दिन में बताएगा। एलएलपी वहां से 30 डेज में बच्चों आरओसी को इन्फॉर्म करने वाली है, बराबर ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप से आप जा रहे हो, सीज हो रहे हो या आ रहे हो, तब भी आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को बताने वाले हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कुछ कॉमन पॉइंट जो मैं आपको मेन बता देता हूं।
एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी वाला पूरा पॉइंट अभी अपन ने 27-28 कर लिया था, ठीक है। होल्डिंग आउट भी अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कभी भी एलएलपी या उसके पार्टनर ने क्रेडिटर्स के साथ में फ्रॉड किया रहेगा बराबर, तो उनका लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, और साथ में पनिशमेंट का प्रोविजन तो था ही था। एक पॉइंट अपन लेते हैं बच्चे लोगों, अच्छा सा विसिल ब्लोइंग। सर ये क्या सीन है? देखो, कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है वो रिड्यूस या वेव कर सकता है पेनल्टी को किसी भी पार्टनर की या डीपी के लिए। कब कर सकता है? पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी के लिए, अगर वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू दे दे, अपने को पता है खबरी वबरी बन जाए, तो इन्वेस्टिगेशन में अगर उसने वो इंफॉर्मेशन दी तो उसकी पेनल्टी को माफ भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, बहुत क्लियर है। अब इस बेस पे कि उसने इंफॉर्मेशन शेयर किया था, उस बंदे को न तो डिस्चार्ज, न नौकरी से निकालना नहीं है, मतलब जॉब से निकाल दिया या पार्टनर से हटा दिया, उसको डिमोट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, धमकी दिया, उसको हैरेस्ट नहीं करना है इस बेस पे कि उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। तो छोटा सा पॉइंट है, विसल ब्लोइंग, चुगलीखोर, खबर दिया जिसने, अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप बच्चे लोगों, जो कंट्रीब्यूशन आएगा, 32 वाला सेक्शन कहता है कि जो पार्टनर लोग कंट्रीब्यूशन या जो कैपिटल लेके आते हैं ना, वो टेंजिबल एसेट में हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, मतलब टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, किसी भी फॉर्म में आप लेके आ सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना, इंक्लूडिंग मनी भी ला सकते हैं, प्रमोजरी नोट भी ला सकते हैं, है ना, कि भी किसी ने हमको पैसा देने का प्रॉमिस किया हुआ है। अदर एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट कैश और प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस भी आप ये भी कर सकते हो यार, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कि भैया हम इतने साल तक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसका कितना अमाउंट बनता है वो हमारे कंट्रीब्यूशन में डाल, तो सिंपल है, वो भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम बकायदा डिस्क्लोज करेंगे अकाउंट्स के अंदर कितना वैल्यूएशन निकल करके आ रहा है उसका, अगर इस तरह की कोई चीज वो सर्विस की लेके आ रहा है तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। देन ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी एंड अदर प्रॉपर्टी, वो बट ऑब्वियस है, तो कॉमन अपना पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखोगे। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, भाई साहब एलएलपी को बच्चों कैश या एक्रूअल दोनों बेसिस पे कर सकता है। आपको पता है कंपनी में तो अपन एक्रूअल पे करते हैं, ये दोनों बेसिस पे कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम सर इधर भी लगेगा और रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होंगे, बढ़िया चीज है। जैसे अपन ने एनुअल रिटर्न पढ़ा था, वैसे एक पॉइंट यहां पे है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सॉल्वेंसी, समझिएगा, ये इनको कब बनाना है? विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने में इसको बना लेना है, और उसके बाद 30 दिन में आरओसी को फाइल कर देना है, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन हो जाएंगे और फिर अपन उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को ये सबमिट कर देंगे। क्लियर मैटर है, ये तो एकदम डायरेक्ट है। एनुअल रिटर्न अपन ने 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर पढ़ी लिया। ऑडिट होना जरूरी है भाई, नहीं हुआ तो पेनल्टी है। एज फॉलो, एनुअल रिटर्न अपन ने पढ़ी दिया 60 डेज। तो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी वाला जो अपना पॉइंट है, बराबर से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन सॉल्वेंसी, वो अपने को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में बनाना है और वहां से 30 दिन में आरओसी को सबमिट करना है। ये तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 डेज में ही अपने को क्या करना है? सबमिट कर देना है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, अपन पढ़ चुके थे ये, ठीक है। तो उसके बाद में बच्चे लोगों, इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी रजिस्ट्रार है वो डिमांड कर सकता है। एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको मैं और पढ़ाता हूं बच्चों, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। सर कंपाउंडिंग क्या है? पहले बेस समझ लो, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है यार, फास्ट रिवीजन चल रहा है, आप लोग जानते हो। तो अब इसमें हमारा जो कंसेप्ट है, उस पूरे कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि भाई अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी पेनल्टी प्रोविजन लगा हुआ है, पनिशमेंट विद फाइन है, ठीक है, और वो कह रहा है इतना लंबा चौड़ा केस चलेगा फिर मेरे ऊपर फाइन लगाओगे, इज रेडी टू एक्सेप्ट इज लायबिलिटी। वो कह रहा है सर मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में पहले ही आप मुझे बता दो कितना पेनल्टी भरना है, मैं भरने को तैयार हूं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, है ना। तो कहीं पर भी अगर किसी भी, तो रीजनल डायरेक्टर या अदर ऑफिसर को अप्लाई कर देगा कि सर मेरे ऑफेंस को कंपाउंड कर दो। अगर सिर्फ फाइन है, देखो जेल में ये मुश्किल है, जहां पे साथ में इम्प्रिजनमेंट ही है वहां ये चीज नहीं होगी। जहां सिर्फ फाइन लग रहा है, तो मान लो मिनिमम 50,000 से 5 लाख तक का फाइन है, उस पर केस चलेगा, वो चलेगा, वो पहले ही कहता है सर आई एम रेडी, मैं रेडी हूं सर, आप अभी बता दो कितना भरना है, मैं भर के फ्री होता हूं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, ठीक है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस शैल नॉट अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय एलएलपी और इट्स पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट विद सिमिलर ऑफेंस कमिटेड बाय इट। आपको एक बार कंपाउंडिंग दे दिया, उसके 3 साल में अगर सिमिलर ऑफेंस वापस कर दिया तो फिर वापस कंपाउंडिंग 3 साल के अंदर नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। 3 साल के अंदर करोगे तो हर बार नया ही माना जाएगा कि जैसे नया स्टार्ट हो गया, मतलब आपने उस तरह का कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है? इसके लिए एप्लीकेशन आपने को देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार, जो आगे फॉरवर्ड करेगा रीजनल डायरेक्टर को अपने कमेंट के साथ में, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोई भी ऑफेंस कंपाउंड हो गया है, मान लीजिए केस फाइल करने से पहले ही, तो इंटीमेशन शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 7 days
भाई कंपाउंड हुआ उसके 7 दिन में अपन आरओसी को बता देंगे बराबर से। अच्छा, अगर कोई कंपाउंड बिफोर एनी प्रोसिक्यूशन हो ही गया है तो फिर प्रोसिक्यूशन चालू ही नहीं होगा। भाई केस चालू होने के बाद भी अपन डिमांड कर सकते थे, लेकिन केस अभी हमारे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चालू हुआ ही नहीं, उसके पहले ही अपन ने डिमांड कर दिया बराबर, अपने को मिल गया तो प्रोसिक्यूशन चालू हो गई नहीं, है ना। बाई चांस प्रोसिक्यूशन चालू हो चुका है तो सच कंपाउंडिंग शेल बी ब्रॉड बाय द रजिस्ट्रार इन राइटिंग टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट। जहां ये चल रहा होगा कोर्ट ट्रिब्यूनल जो भी है उनके नोटिस में लाया जाएगा और फिर वहां से विड्रॉ हो जाएगा बच्चों, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये सिंपल आप लोग ध्यान में रखोगे बराबर। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब इसमें प्रपोजल कंपाउंडिंग ऑफिस मे बाय ऑर्डर उस पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या अदर एम्प्लॉय को कुछ पर्टिकुलर, जैसे आपने क्यों पेनल्टी लगी, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया था या कुछ नहीं था, तो लेट फीस के साथ आपको फाइल करने को बोल भी सकते हैं। ये बच्चों अपने को मेनली इसमें ध्यान में रखना। तो बहुत प्यारा पॉइंट है ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के अंदर, ये सारे पॉइंट्स आप लोग मेनली फटाफट रिवाइज एक बार आपको करा दिए, ध्यान में रखना है। एक प्यारा पॉइंट और है, पार्टनरशिप से मैच करता है, ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। इसमें पार्टनर का जो भी राइट है या शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है, अपने जो शेयर मिलेगा ट्रांसफरेबल है, आइदर होली और इन पार्ट आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन द ट्रांसफर ऑफ एनी राइट ऑफ एनी पार्टनर डज नॉट इटसेल्फ कॉज द डिसएसोसिएशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग ऑफ एलएलपी। जैसे पार्टनरशिप का सेक्शन 29 था बच्चों, अगर एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मैं अपना शेयर किसी को ट्रांसफर तो कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब मेरा डिसएसोसिएशन नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ राइट डज नॉट इटसेल्फ एंटाइटल ट्रांसफरी और असाइनी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जिस बंदे को मैंने ट्रांसफर किया एग्रीमेंट के थ्रू अगर नहीं हुआ है तो फिर वो बंदा न तो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, न एलएलपी की एक्टिविटीज में पार्ट लेगा, न बुक्स वगैरह देख पाएगा बच्चों। सेम एज सेक्शन 29 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। कन्वर्जन ठीक है, ये वाले पॉइंट तो ओके। तो ये सारे पॉइंट है बच्चे लोगों। फिर एक पॉइंट और आपको मैं फटाफट से बता देता हूं। देखो डिसोल्यूशन वगैरह तो अपन ने पढ़ लिया, मतलब बाय ट्रिब्यूनल वगैरह जो था वो सारा अपन ने कर लिया। यहां से एक फटाफट वाला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो क्या पॉइंट काम कर रहा है, फटाफट से देखिएगा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई आपका अगर इनके बीच में बच्चों को डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो अपन उस डिस्प्यूट को क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वेयर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज, एलएलपी या उसके क्रेडिटर्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, या एलएलपी या उसके पार्टनर्स के बीच में हो रहा है। सिंपल काम है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब है कि यार कोई केस वेस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कर लो। तो एलएलपी या क्रेडिटर्स के बीच में होगा, एलएलपी उसके पार्टनर्स के बीच में होगा। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई एक काम करो, मीटिंग कॉल कर लो तुम्हारी, ठीक है। अगर वाइंडिंग अप चालू हो गया है तो लिक्विडेटरी अप्लाई कर सकता है, तो मीटिंग कॉल करने को बोलेगा। अगर क्रेडिटर्स के साथ है तो उनकी मीटिंग बुलाओ, पार्टनर के साथ है तो उनकी मीटिंग बुलाओ। और जैसा हम कह रहे हैं वैसा मीटिंग बुला लो यार, बहुत सिंपल है। और उस मीटिंग में कितने लोग एग्री होने चाहिए वो चीज देख लेना। मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू वाले जो रखते हो क्रेडिटर्स या पार्टनर्स अगर तैयार हो जाए, ठीक है, यस सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए हम एग्री कर रहे हैं, कर लो, ओके। फिर ट्रिब्यूनल इसको सैंक्शन कर देगा। अगर वो लोग रेडी है तो ट्रिब्यूनल भी सैंक्शन कर देगा, और अगर करता है तो सबके लिए बाउंड हो जाएगा बच्चे लोगों। ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। हाँ, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर सैंक्शनिंग एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड। अब इसमें एक और चीज बोली हुई है, ऐसा सैंक्शन करने से पहले हमको एक डिक्लेरेशन चाहिएगा, एफिडेविट या अदरवाइज के अंदर, कि जो भी मटेरियल फैक्ट है, जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या पेंडेंसी ऑफ केसेस है, वो आपने यहां पे ट्रिब्यूनल को डिस्क्लोज कर दिए हैं। समझे आप मेरी बात को। ट्रिब्यूनल अगर 3/4 एग्री हो गए वैल्यू वाले पार्टनर्स या क्रेडिटर्स, तो हम कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट एग्री कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको उस वक्त में उनको ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को कि सर आपको सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की, हम एफिडेविट लगा रहे हैं साथ में, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन को इन्वेस्टिगेशन हमारे अगेंस्ट में चल रहा है, तो सब कुछ हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है वो रजिस्ट्रार के पास 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर फाइल हो जाएगा, तभी उसका वैल्यू बनता है, अपन जानते हैं अच्छी तरह से। अगर डिफॉल्ट किया है इसके अंदर तो पेनल्टी के प्रोविजन है बच्चे लोगों, वो आप लोग एक बार देख करके फटाफट से चले जाओगे, अपने को ध्यान में रखना है। और जब तक ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चल रहा होगा, अगर कोई केस वेस चल रहा है तो उसके ऊपर एक तरह से स्टे आ जाएगा एट प्रेजेंट टाइम के लिए। फिर उसके बाद में चाहे कंटिन्यू करना है, हटाना है तो हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, बढ़िया पॉइंट है। अच्छा, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर तो कर दिया, ऑर्डर देने के बाद बच्चों सुपरवाइज भी कर सकता है वो, है ना। भाई ऑर्डर दे दिया सेक्शन 60 में, सुपरवाइज भी कर सकता है भाई सही तरीके से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के प्रोसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशंस करना है तो बच्चों लोगों को मॉडिफिकेशन का भी ऑर्डर कर सकता है। कभी भी अगर वो सेटिस्फाई है कि भैया जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हमने बोला था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा है,
मॉडिफिकेशन के बाद में भी नहीं हो रहा है, तो बच्चे लोगों को उनके पास में ये पावर है कि वो 64 के अंदर क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन का ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल के पास ये भी पावर है। अगर लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के प्रोविजन फॉलो नहीं किए, मॉडिफिकेशन करने के बाद भी नहीं किए, तो ऑर्डर कर देगा, वाइंडिंग अप करो इनका सेक्शन 64 के अंदर, खत्म करो इनको। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेम बच्चे लोगों अपना अमालगमेशन वाला पार्ट भी वही है, जहां एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में जाकर के मर्ज हो रही है, ठीक है ना। तो एक एलएलपी के जो भी राइट्स, ड्यूटीज, एसेट, लाइबिलिटीज है, वो सारी दूसरी एलएलपी में जाकर के मर्ज हो जाएगा। तो पहली वाली को अपन एंड मान लेंगे, दूसरी वाली के अंदर सब मर्ज हो गया, बस सिंपल। इसमें आप एक बार इसको रीड करके जा सकते हो, कॉमन सी अपनी बात है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, उसी को अपन बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन या अमालगमेशन, है ना। किसी भी स्कीम के थ्रू हो जाएगा। भाई एप्लीकेशन आपने ट्रिब्यूनल को दिया है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के साथ में अमालगमेशन चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर अमालगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया है तो दो तरह की हो गई, एक ट्रांसफरर एलएलपी हो गई बराबर, और एक ट्रांसफरी हो गई जिसमें जाकर के ये क्लब हो रही है, जिसमें जाकर के मिक्स हो रही है। तो इसकी एसेट लाइबिलिटी सब उसमें चली जाएंगी, और पहले वाली का वाइंडिंग अप मान लेंगे अपन, समझ रहे हैं आप बात को। फर्स्ट वाली का हम डिसोल्यूशन मान लेंगे कि वो डिसॉल्व हो गई, बिना कोई वाइंडिंग अप प्रोसेस फॉलो किए वो डिसॉल्व हो गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है, कॉमन सी अपनी बात है। चलिए जी, तो मेजर पोर्शन बचे लोगों आपको मैंने सारे करा दिए हैं। ट्रिब्यूनल का वाइंडिंग अप अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये सब अपना पॉइंट हो गया, ठीक है। मिसलेनियस वाले में भी ठीक है, एप्लीकेशन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो गजट के अंदर डिसाइड करके अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट लेट फाइल करना है तो एडिशनल फीस के साथ फाइल होगा। एनहांस पनिशमेंट क्या कहता है बच्चों, इन केस ऑफ एलएलपी और एनी पार्टनर या डीपी कमिट एनी ऑफेंस, द एलएलपी एंड पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस बी पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो पनिशमेंट तो उनके ऊपर ट्वाइस लग जाएगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट तो वही रहेगा, लेकिन पनिशमेंट अगर सेम गलती दोबारा करोगे तो ट्वाइस लगने वाला है, एनहांस हो जाएगा पनिशमेंट, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत फटाफट से एक बार आप लोगों को मैंने प्रोविजन बता दिए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बता भी दिए थे। इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने कुछ बताए थे कि ये सेक्शन छोड़ करके नहीं जाने, तो उसमें से मेजर पोर्शन आपको सारा मैंने यहाँ पे एकदम फटाफट से रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। चलिए जी, तो होप्स हो कि यार बढ़िया रहेगा आपके लिए, एक बार वापस से चीजें दिमाग के अंदर आपके रिकॉल हो गई होंगी, है ना। तो इतना आप लोग करेंगे, नेक्स्ट आप लोगों से फटाफट मुलाकात वापस होगी बच्चे लोगों। तब तक के लिए बाय बाय, बढ़िया तैयारी करना, ऑल दी बेस्ट।